हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट एजुकेशन जो कि बीएड में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसकी यूनिट सेकंड का क्विक रिवीजन करेंगे। इसके पहले यूनिट फर्स्ट का वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं जहाँ से आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है और यहाँ से आपको आपका लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट करने में एक हेल्प मिल जाएगी, जिससे कि आप एक अच्छे वे में फ्लो चार्ट बना के अच्छे हेडिंग्स के साथ अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूनिट सेकंड, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो रिसोर्सेज के बारे में दिए हुए हैं। रिसोर्सेज यानी संसाधन। संसाधन जो है अंग्रेजी शब्द रिसोर्स से बना है, जिसमें होता है री का अर्थ बार बार और सोर्स का मतलब होता है प्रयोग करना, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आवश्यकता पूर्ति हेतु बार बार प्रयोग करते हैं वो संसाधन कहलाती हैं। इसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं, इसके अलावा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले स्रोत, खनिज संसाधन आदि, ये सभी संसाधन का हिस्सा हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण 3 बेसिस पे किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से एज अ गिफ्ट मिले हैं। मानव निर्मित संसाधन जिनको मानव ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में मॉडिफिकेशन करके डेवलप किया है। एंड थर्ड इज मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद में एक रिसोर्स है, क्योंकि उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका यूज करके वो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को अपने यूजफुल रिसोर्स में चेंज कर सकता है। इससे पहले हमारी जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री थी उसको भी हम ह्यूमन के नाम से ही जानते थे, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था कि ह्यूमन को एजुकेशन जो है वो एज ए रिसोर्स के थ्रू दी जानी चाहिए, ताकि वो एक हेल्पफुल रिसोर्स अपने कंट्री में बन के योगदान दे सके। नेक्स्ट इसके बाद आता है संसाधनों की विशेषताएं। तो संसाधनों की विशेषताएं क्या होती हैं? कुछ संसाधन जो हैं हमें ज्ञात हैं और कुछ आज भी अज्ञात हैं। ये जो पूरी पृथ्वी है ये रहस्यों से भरी पड़ी है और यहाँ पे अनेक ऐसी वस्तुएं, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो हमारे जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, कुछ हमें ज्ञात हैं और कुछ ज्ञात नहीं है, स्वयं में निष्क्रिय। संसाधन जब तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं जब तक कि उनका कोई यूज़ ना किया जाए। भाई पेट्रोलियम पहले से पृथ्वी के अंदर दबा हुआ था, कोयला पहले से दबा हुआ था, अनेक प्रकार के खनिज अयस्क पहले से दबे हुए थे, लेकिन वो सभी यूज़ में तभी आए जब ह्यूमन ने को उनके बारे में नॉलेज हुई। तो जो संसाधन है वो स्वयं में निष्क्रिय रहते हैं। प्राकृतिक उपहार, बहुत सारे संसाधन या यूँ कहें कि सभी प्रकार के संसाधन हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिले हैं, जिनमें मॉडिफिकेशन करके ह्यूमन ने अपने यूज के लायक उनको बनाया है। विविधता, संसाधनों में विविधता पाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज नहीं किए जा सकते, मतलब कि एट ए टाइम पर जितनी अमाउंट हमने किसी रिसोर्स की यूज कर ली है उसको आप फिर से रीयूज नहीं कर सकते, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको फिर से रीयूज किया जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम 4 से 5 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले अक्षयशीलता यानी कि ख़त्म होने के आधार पर। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ख़त्म नहीं होंगे। एट प्रेजेंट तो ख़त्म नहीं होंगे, फ्यूचर में तो भले ही ख़त्म हो जाएं, लेकिन फ्यूचर में भी उनको ख़त्म होने में एक लंबा समय लगेगा। तो अक्षयशील में आपके कोयला तथा खनिज आ जाते हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपके अक्षयशील में आ जाते हैं। उपलब्धता के आधार पर स्थानीय और सार्वभौमिक। स्थानीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में को हीरे और सोने की खानों का मिलना, भारत के कर्नाटक राज्य में सोने की खानों का मिलना, स्पेशल जो
आपके प्राकृतिक संसाधन है उनका उदाहरण है, जबकि सार्वभौमिक जो उदाहरण होते हैं वो पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, जैसे कि जल तथा वायु। इसके बाद प्रकृति के आधार पर, यानी कि संसाधनों का जो नेचर है उसके आधार पर, तो संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, जैविक तथा अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक, तो भोजन, चारा, लकड़ी, ये सभी क्या है, ये बायोटिक है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले जो है वो भोजन बनना शुरू होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अजैविक में हमारे सभी प्रकार के खनिज तथा जल आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी कुछ संसाधन जो है वो नवीकरणीय होते हैं और कुछ अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एट ए टाइम पे जो अमाउंट हम यूज़ करते हैं उसका नष्ट हो जाना या वो फिर से रीयूज लायक ना बचना ही अनवीकरणीय कहलाता है, जबकि नवीकरणीय में हम संसाधन को फिर से रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कौन मालिक होगा। इसके आधार पे भी संसाधनों को हम चार प्रकार से बांट सकते हैं। कुछ स्थानीय संसाधन होते हैं, कुछ राज्य स्तरीय होते हैं, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन होते हैं। अब हम सबसे पहले संसाधन डिस्कस करेंगे, जो करेंगे वो है वन संसाधन। तो वन संसाधन जो है, पृथ्वी पर जो वन हैं वो निरंतर कम होते जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वनों द्वारा आच्छादित सघन विस्तृत स्थलीय क्षेत्र ही वन कहलाता है, और वर्तमान में पृथ्वी के कुल 11% भाग पर वन है, जिसका 1.6% भारत में स्थित है। अब हम भारत की स्थिति में, जो भारत में वनों की स्थिति है उस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि 1952-53 में वनों की जो स्थिति वो भारत के भूभाग का 23% थी। इसके बाद ये निरंतर घटती रही और 1882 में 19.5 हो गई। फिर सरकार ने इस पे ध्यान देना शुरू किया तो ये बढ़ गई, और 2016-17 में भारत के कुल क्षेत्र का 22.8% वन थे, और अभी 2022 में जो वन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भारत में वनों की संख्या जो है वो 24.62% हो गई है, यानी कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारत की वन है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि वनों की मात्रा भारत में अब प्रयासों से सरकार के और स्थानीय लोगों के बढ़ रही है, लेकिन इसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी देश की 33% भूमि पर वनों का होना अनिवार्य है। इसके बाद पॉइंट आता है वनों की उपयोगिता, कि वनों की क्या उपयोगिता है। तो वनों की उपयोगिता एक तो वन संसाधन के रूप में है, दूसरी औद्योगिक उपयोगिता है। तो संसाधन के रूप में वनों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वन हमारे संतुलन के लिए आवश्यक है। वन जो है एक प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक होते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक उपयोगिता है, इसमें वनों से प्राप्त संसाधनों से जीविकोपार्जन होता है। वनों से हमें डिफरेंट टाइप की खाद्य सामग्री मिलती है, और केवल वनों से प्राप्त होने वाले कुछ संसाधन भी है, जैसे लकड़ी तथा रबड़। इसके अलावा सिनकोना ट्री से प्राप्त होने वाली मलेरिया की जो दवाई बनती है वो। इसके बाद आपके विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे खेल उद्योग, जैसे कागज उद्योग, ये भी वनों पर ही डिपेंड रहते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है आपका, जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ये है वनों उन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई। वनों की कटाई या वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं कि वन जो हैं वो कम हो रहे हैं। इसके प्राकृतिक कारण है मृदा का अपरदित होना, भूसंकलन होना, इसमें भी बहुत सारे पेड़ जो हैं वो खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। प्रचंड वायु के कारण भी आपने देखा होगा, तेज आंधी चलने से पेड़ जो है वो बीच से टूट जाते हैं। इसके अलावा भूमि में दरार पड़ना, जैसे कि अफ्रीका में पड़ रही है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक रूप से, जैसे कि अमेजन के जंगलों में आग लग जाती है, तो आग लगने के कारण भी धीरे धीरे वन जो है वो कम हो रहे हैं। लेकिन ये सब कारण ऐसे होते हैं कि प्रकृति इनका जो भुगतान है वो स्वयं कर लेती है, स्वयं इनसे रिकवर हो जाती है, क्योंकि मेनली जो कारण है वो है मानवीय कारण, यानी कि जो ह्यूमन की वजह से हुए हैं। तो इसमें है कि ईंधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु भी लकड़ियों को काटा जाता है, जिससे कि पेड़ काटे जाते हैं। विकास परियोजनाओं के संचालन में आप जो है हाईवेज, रेल मार्ग इत्यादि को ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे आंदोलन भी इस तरह से चलाए जाते हैं कि वहाँ पे सड़क बननी है और इसके लिए पेड़ों को, वनों को काटा जाता है।
भोजन की बढ़ती मांग के कारण भी वनों को काटा जाता है। अत्यधिक चराई यानी कि जो आपके पशु होते हैं उनको कई क्षेत्रों में ऐसे ही खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, इसी के कारण जो है लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जिससे वहां के आसपास के क्षेत्रों में जो भी वन थे उनको काट कर जो कॉलोनियाँ हैं वो डेवलप की जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा झूम खेती, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो झूम खेती की जाती है, पहले मैं आपको झूम खेती बता देती हूँ क्या होती है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में पूछी जा सकती है कि झूम खेती को परिभाषित करें। तो झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी फ्रेंड्स, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यानी कि जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में की जाती है। यहाँ पे भूमि को एक बार वनों को काट के यहाँ फसल उगाई जाती है, जो राख होती है उसको जला दिया जाता है, और वनों को जलाने के बाद राख के होने के कारण ये भूमि उपजाऊ हो जाती है। फिर यहाँ पे फसल की जाती है। 1 से 2 फसल लेने के बाद इस भूमि की उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके बाद इस भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है और नई भूमि पर खेती की जा सकती है। तो इसी तरह की खेती जो है झूम खेती कहलाती है। अब ये आपने देखा कि ये भूमि जहाँ पे वनों को काट के फसल उगाई गई थी, ये फिर से वीरान हो गई है। तो इस तरह जो है वो मरुस्थलीकरण बढ़ता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल भी जो है बहुत सारे वनों से ही मिलता है, जैसे कि रबड़ उद्योग के लिए, जैसे कागज उद्योग के लिए, जैसे खेल के सामान के लिए, जैसे ढोलक उद्योग हो गया। इसके अलावा फर्नीचर उद्योग, इन सभी के लिए कच्चा माल जो है वो वनों से ही मिलता है, और जिसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इसके अलावा कृषि संबंधी अज्ञानता के कारण भी वनों की कटाई की जा रही है। अब वनोन्मूलन के प्रभाव, यानी कि वनों के काटने से क्या क्या प्रभाव होंगे। तो वनों के काटने से 2 तरह के प्रभाव हमारे होते हैं। एक तो भौतिक प्रभाव जो आपके नेचर पे होते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट पे होते हैं। दूसरे सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव जो ह्यूमन के जो उसका सामाजिक वातावरण है उस पर होते हैं। तो भौतिक प्रभाव क्या क्या होते हैं। मौसम तथा जलवायु में अनिश्चितता आती चली जाती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वर्तमान में हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन भी उत्पन्न होता है, मृदा अपरदन तथा भूसंकलन का बढ़ना। जब कोई ज़मीन खाली हो जाएगी या उस पर कुछ भी वन वगैरह नहीं रहेंगे तो उसकी जो मिट्टी है वो अपरदित होके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी तथा भूसंकलन की समस्या भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैव ईंधन में भी कमी हो जाएगी और मरुस्थल में वृद्धि, और ये सब होने से जो है वो पृथ्वी के वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो वनों की कटाई के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि भी हो रही है। अब सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं कि आदिवासी लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वन कम होते चले जाएंगे वो लोग अपनी जीविका के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए जैसे कि झूम खेती के लिए एक स्थान के वन काट दिए, मान लीजिए पूरा वन है, पहले हमने इतने काट दिए तो अब इतने शेष बचे हैं, अब हम काटते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह भी लकड़ी आधारित उद्योगों पर भी प्रभाव होगा। लकड़ी आधारित उद्योग, अब फर्नीचर का उद्योग धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। समाज पर भी प्रभाव होगा, क्योंकि हमारा वातावरण जो है वो दूषित हो जाएगा, जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। आयुर्वेदिक चिकित्सा पर प्रभाव, लगातार वन काटने से जो आपकी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका बनना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये भी एक प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वन संरक्षण के उपाय, यानी कि वनों को जो है कंजर्वेशन वनों का कैसे किया जाए, या फिर वनों को कंजर्वेटिव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वन संरक्षण के उपाय के लिए सरकार द्वारा वन की कटाई पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके लिए हम रैली निकाल कर या अन्य तरीकों से वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के प्रति नागरिकों को जागरूक कर सकते हैं। ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों का उपाय कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी के स्थान पर एलपीजी, और आजकल तो एलपीजी भी जो कि एक अनवीकरणीय साधन है, इसलिए एलपीजी के स्थान पर भी हाइड्रोजन आधारित ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक वनाग्नि नियंत्रण योजनाएं, यानी कि प्राकृतिक रूप से वनों में जो आग लग जाती है, जैसे कि अमेजन के जंगलों में भी लग जाती हैं, उन
आगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन आगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा झूम खेती पर प्रतिबंध। झूम खेती के इफेक्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर हम इस ज़मीन को साफ़ करेंगे, इस पर फसल उगाएंगे और इसको खुला छोड़ देंगे तो ये मरुस्थली में बदल जाएगी। फिर ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी करके जब झूम खेती करते जाएंगे नई नई ज़मीन पर, पहले वाली ज़मीन जो है वो ख़राब होती चली जाएगी। तो झूम खेती पर भी सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वहाँ के वातावरण के अनुकूल पहले पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करना चाहिए। वन संरक्षण को जनता द्वारा अपना उत्तरदायित्व समझना। सरकार को ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिससे कि जनता में भी जागरूकता फैले और लोग भी वन संरक्षण को अपना जो है उत्तरदायित्व समझे। इसके अलावा भारतीय सरकार द्वारा एक संयुक्त वन प्रबंधन योजना भी चलाई गई थी, जिसको कि 1 जनवरी सन 2000 से चलाया गया था। इसके अंतर्गत सरकार ने वनों को जो है पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि वो भी वनों में अपना सहयोग दें। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है वाटर रिसोर्स के बारे में, यानी कि जल संसाधन के बारे में। जल के बारे में आप बहुत सारे पॉइंट्स खुद से भी लिख सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जल एक ऐसा संसाधन है जो समस्त जीवन का मूलाधार है और जल के अनेक प्रकार से हम यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ वाटर तो मछली उद्योग में, पशुपालन में, औद्योगिक अपशिष्टों को बहाने हेतु भी जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री से निकले जो अपशिष्ट होते हैं, जो आपके वाटर होते हैं, गर्म पानी होता है जो मशीनों में यूज किया जाता है, वो सब पानी में ही बहाया जाता है। पर्यटन स्थलों का निर्माण भी पानी की सहायता से करते हैं। कृषि में भी पानी का ही उपयोग किया जाता है। औद्योगिक कार्यों में, जल परिवहन में, ऊर्जा उत्पादन में, सार्वजनिक कार्यों में भी पानी का बहुत यूज़ किया जाता है और दैनिक उपयोग में भी। एक आदर्श व्यक्ति के लिए जो जल की व्यय की मात्रा है वो 40 लीटर बताई है। इसके अलावा जल का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, इससे भी जल का उपयोग हो रहा है। जलाशयों में जानवरों को नहलाना, जो गाँव में तालाब होते हैं उनमें जानवर को खुला नहाने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी दूषित हो रहा है। ब्रश करते समय बहुत सारे लोग वॉश बेसिन खुला छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैंने आसपास देखा है कि हमारे गांव में जो आसपास जो समरसेबिल हुए हैं उनके यहाँ भी पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है जल संसाधन के स्रोत की जल हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये महासागर, सागर, नदियाँ, झील, तालाब, नलकूप, कुएं, ग्लेशियर, ये सभी जो हैं हम पानी प्राप्त कर सकते हैं इन सभी से। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जल लवणीय तथा अलवणीय 2 प्रकार का होता है, यानी कि मीठा और खारा। और मीठे जो जल के स्रोत होते हैं ये भी 2 होते हैं, जो कि धरातलीय जल और भूमिगत जल होता है। इसके अलावा जल के दुरुपयोग से क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो इसका सबसे पहला प्रभाव प्रकृति पर हो रहा है, जैसे कि हमारा वायुमंडल लगातार प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा मानव जीवन पर भी प्रभाव होते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां पानी के कारण उत्पन्न हो रही हैं। हाल ही में आर्सेनिक मिला होने के कारण पानी में अनेक प्रकार की कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का पता चल रहा है। पानी का जल स्तर नीचे चला जाना, यानी कि जो पीने का ताज़ा पानी है उसकी भी लगातार कमी हो रही है। इससे भूसंकलन बढ़ता है और अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं पानी की दुरुपयोग से जो है उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जिस पे प्रीवियस ईयर में लॉन्ग भी पूछा गया है, वाटर हार्वेस्टिंग का, जल संचयन का। बहते हुए जल को उत्पादक बनाने हेतु एकत्रित करना ही जल संचयन कहलाता है, यानी कि कोई पानी अगर बह रहा है तो उसको किस प्रकार भूमिगत जल में परिवर्तित किया जाए, यही हमारा जल संचयन कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर फॉर इट्स प्रोडक्टिव यूज, यानी कि उत्पादक कार्यों के लिए पानी को एकत्रित करना ही हमारा जल संचयन है। अब हमारे से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है कि जल संचयन की विधियाँ बताइए। तो जल संचयन की 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ होती हैं, एक वर्षा जल संचयन और एक बाढ़ जल संचयन। तो वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्ट की 2 प्रकार की विधियाँ हैं, एक प्राचीन और एक मॉडर्न। तो जो हमारे प्राचीन एनिशिएंट विधियां हैं उनमें है कुआं, तालाब, मंदिर के अंदर जो तीर्थ स्थल बने होते हैं, जो छोटे छोटे कुएं वहाँ पे बने होते हैं,
वो। इसके अलावा जो आधुनिक विधि हैं उनमें से सबसे पहली है निगोरम गड्ढा विधि, जिसमें कि वी आकार का एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें पानी एकत्रित होता है। इसमें नेक्स्ट वन है सीढ़ीदार खेत विधि, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। इसके बाद है अर्धचंद्राकार विधि, ट्रेपीजो एडल विधि, सीढ़ीदार पथरीले बांध विधि, फिल्टर लगी हुई खुला कुआं विधि। इसके अलावा घर के छतों पर भी जल का एकत्रण किया जाता है, ये आपने देखा होगा, और इसी पर हमारा जो प्रोजेक्ट है ज़्यादातर हम बनाते हैं, जो स्कूल कॉलेज में भी बच्चों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्षा जल संचयन के लाभ तथा महत्व। तो जल संचयन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो जल के संचय करने से सबसे पहले तो जल की जो हानि है वही रुकती है। इसके अलावा जो हमारा भूमिगत जल का स्तर है उसको भी हम सुरक्षित कर लेते हैं। इसके अलावा सतही जल को बहने से भी रोका जा सकता है और समुद्री जल का स्तर भी इससे बना रहता है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्ट करने से मृदा अपरदन नहीं होता है और भूमिगत जल भी स्थायी रहता है। आपने सुना भी होगा कि महाराष्ट्र के अनेक शहरों में जो है जो भूमिगत जल है उसकी लगातार कमी हो रही है। इसके अलावा चेन्नई में भी ऐसा देखा गया है कि जल की लगातार कमी हो रही है, भूमिगत जल लगातार घट रहा है। तो भूमिगत जल को स्थायी करने में भी जो वाटर हार्वेस्टिंग है हमारी, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन से भी प्रीवियस ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपने इसको भी डिटेल से समझ लेना है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जो खनिज संसाधन की परिभाषा दी गई है वो कहा गया है कि खनिज जैव प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व अथवा यौगिक होते हैं। खनिज हमें भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के खनिजों की सहायता से हमने अनेक प्रकार के तत्व डेवलप किए हैं, जिससे कि हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं। ये सभी चीज़ें आप खनिज के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। तो हमारे खनिज संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं हमारे धात्विक खनिज, सेकंड वन है अधात्विक खनिज और थर्ड वन है खनिज ईंधन। तो जो हमारे धात्विक खनिज होते हैं इन्हें प्रयोग से पहले हमें रिफाइनरीज में रिफाइन करना होता है, इनको प्योरीफाई करना होता है, जैसे कि बॉक्साइट, हीमेटाइट, सोना, चांदी, मैग्नीज, ये सभी हमें ओर से प्राप्त होते हैं, यानी कि इनके अयस्क होते हैं और उनसे जो है शुद्ध करके इनको निकाला जाता है। सेकंड वन है अधात्विक खनिज, इनको प्रयोग से पूर्ण शुद्ध करना अनिवार्य नहीं है, हालांकि आज हम इनको प्योरीफाई करके ही यूज में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि इनको प्योरीफाई करके ही यूज में लिया जाए। इनमें है जैसे ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, हीरा, सिलिकेट इत्यादि। नेक्स्ट वन है खनिज ईंधन। तो खनिज ईंधन जो भूमि के अंदर से निकालकर प्योरीफाई करके रिफाइनरीज में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम खनिज ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के प्रमुख खनिज। तो भारत में लगभग 84 टाइप के खनिज निकाले जाते हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभ्रक, जिंक, तांबा, पेट्रोलियम। इसके अलावा सोना जो हमारा कर्नाटक में निकाला जाता है, इसके अलावा चांदी जो राजस्थान में निकाली जाती है। डिफरेंट टाइप के खनिज जो हैं भारत में निकाले जाते हैं। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि खनिज संसाधनों की क्या उपयोगिता है। तो खनिज संसाधन किसी भी कंट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इवन किसी भी कंट्री के आर्थिक आधार होते हैं खनिज संसाधन। जहाँ पे जितने ज़्यादा खनिज संसाधन होते हैं वो देश उतना ही आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो पेट्रोलियम है वो अरब कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाता है। तो जो खनिज संसाधन होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों में खनिज संसाधन का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के भंडार होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती हैं, बहुत सारे आईटी सेक्टर जो हैं डेवलप हुए हैं और लोगों को रोजगार मिला है। देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं, रोजगार सृजन में सहायक होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि रहन सहन का स्तर ऊंचा करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करते हैं, खाद तथा उर्वरक बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ईंधन जो हैं इनसे डेवलप किए जाते हैं। इमारतें तथा ऊर्जा उत्पादन में भी हमारे खनिज संसाधन सहायक होते हैं। इवन इंडिया में तो आज भी सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन है वो कोयले से किया जा रहा है, जो कि एक खनिज ईंधन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खनिज संसाधनों के अतिदोहन से क्या क्या प्रभाव हुए हैं।
तो इसके प्रभावों को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक वैश्विक रूप से क्या क्या इफेक्ट हुए हैं और एक जो इंडियन सिनेरियो में कौन कौन से इफ़ेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल सिनेरियो में इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो सतही जल है उसका प्रदूषण लगातार बढ़ा है, भूमिगत जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, भूतल का नाश हुआ है, यानी कि जो सतही भूमि है उसका नाश हुआ है। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रकार के रोगों से मरीज जो है वो ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि इटाई रोग होना, जैसे सीमेंट आधारित उद्योग होते हैं वहाँ पे भी अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं फेफड़ों संबंधित, श्वास संबंधित, वो जो है मजदूरों को हो जाती हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो भूमि का अतिक्रमण बढ़ा है। इसके अलावा पुनर्वास की समस्या हो रही है, मतलब जहाँ से खनिज संसाधन निकाले जाते हैं वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनको फिर से बसाना पड़ता है सरकार को, उनको वहाँ से हटा के, तो इसकी समस्या भी हो रही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, भूमिगत जल का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है और जिससे लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा सतही जल का प्रदूषण भी हो रहा है और जिसका उदाहरण है कुद्रेमुख की जो खाने हैं जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भी इससे उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी कि खनिज संसाधनों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो जो खनिज संसाधनों से जो खाने बनी हैं उनके गर्तों को पुनः भरा जाए। खनिज संसाधन जहाँ पे हम खनिज निकाल रहे हैं वहाँ पे सघन वृक्षारोपण किया जाए, मितव्ययता से संसाधनों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट वन है वैकल्पिक साधनों का प्रयोग, यानी कि अल्टरनेटिव जो आपके संसाधन हैं, अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज किया जाए। जैसे कि आप कोयले के स्थान पे परमाणु ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लकड़ी के स्थान पे एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एलपीजी के स्थान पर हाइड्रोजन आधारित ईंधन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मजदूरों की सुरक्षा किया जाए और नियोजन से एक रणनीति बनाकर खनन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा खाद्य संसाधन, यानी कि फूड रिसोर्सेज। और जो फूड क्राइसिस है अभी भी देखने को मिल रहे हैं। रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद जो वर्ल्ड में गेहूं का क्राइसिस है वो लगातार बना हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें ही हम खाद्य संसाधन कहते हैं। और विश्व में अनेक प्रकार की खाद्य समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम विश्व खाद्य समस्याएं तथा उनके कारण देख लेते हैं। तो विश्व खाद्य समस्याओं के कारण है अनियोजित रूप से कृषि होना, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, अवैज्ञानिक रूप से खेती, यानी कि खेती के वही परंपरागत तरीके, अधिक जनसंख्या वृद्धि, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो लगातार खाद्य संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फसलों का नष्ट हो जाना, आर्थिक कारण, प्राकृतिक परिस्थितियाँ। और इसके अलावा आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो शामिल कर सकते हैं वो है लगातार युद्ध का होना, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस। वहाँ पे युद्ध होने से रशिया ने यूक्रेन के अनेक खेतों को तबाह कर दिया है, जिससे कि फूड क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि के प्रभाव। जो परंपरागत रूप से कृषि की जाती है उससे भी भूमि के पोषक तत्वों में लगातार कमी आ रही है। वनों की कटाई लगातार झूम खेती के लिए की जा रही है, अन्य कारणों से भी वनों की कटाई लगातार की जा रही है। इसके अलावा भूमि का कटाव होने से भी लगातार जो है वो कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है, जिससे कि फूड क्राइसिस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अति चराई की समस्या, जिसके कि अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि जो जानवर हैं उनको लगातार चराई करके मैदानों में कमी आ रही है और जिससे जैव विविधता जो है वो लगातार नष्ट हो रही है और फिर भूमि का कटाव भी लगातार उससे बढ़ रहा है। और इन सभी कारणों से पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका संतुलन लगातार बिगड़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड रिसोर्सेज की समस्या होने के कितने सारे इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक जो कृषि है उसका भी खाद्य संसाधनों पे प्रयोग जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हम लगातार इतने ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरकों पर प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारा फूड जो है वो भी दूषित हो रहा है। उर्वरक संबंधी समस्याएं, कीटनाशक संबंधी समस्याएं और जल की लवणता बढ़ने से भी जो फूड है
उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही है। जैसे कि अभी तुर्की ने हमारे गेहूं में कहा है कि उसमें कुछ बीमारियां हैं, कोई वायरस है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो हरी सब्जियां आती हैं उनमें भी इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि वो भी जो है बीमारियां उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूमि की उर्वरता में भी कमी आती चली जाती है जब लगातार हम किसी भूमि पर बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी रिसोर्स, यानी कि हमारा ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा क्या है। तो हमारे कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ टू परफॉर्म वर्क, यानी कि जो वर्क हम परफॉर्म करते हैं वही एनर्जी है। और ये आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक नियम के अनुसार एनर्जी ना तो नष्ट होती है और ना ही डेवलप होती है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। और लिंडमैन ने कहा भी है कि एवरी पोषण स्तर पे ये 10% ही जो है वो एक सभी पोषण स्तर पे, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे 10% ही स्थानांतरित हो पाती है। अब हम देख लेते हैं कि ऊर्जा के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के विविध रूप में आपकी सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा साइंस में जो ऊर्जा के रूप हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब जो हैं ऊर्जा के विविध रूप हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, की जो ऊर्जा के रिसोर्सेज हैं उनका वर्गीकरण हम कौन कौन से बेस पे कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे 3 बेस हैं। सबसे फर्स्ट बेस है प्रयोग के आधार पर, यानी कि यूज़ के आधार पे हम ऊर्जा को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर पुनः पूर्ति के आधार पर, यानी कि इनकी पूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। देन है आपका प्राप्ति के आधार पर। तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर जो है इन्हें हम वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक में बांट सकते हैं, यानी कि जिनका हम व्यापार करते हैं और जो हम घरेलू उपयोग में करते हैं। तो वाणिज्यिक में हमारे कोयला, तेल तथा गैस आ जाते हैं। इसके अलावा गैर वाणिज्यिक में चारकोल, घरेलू अपशिष्ट ऊर्जा शामिल हैं। पूर्ति के आधार पर होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये मैं आपको फर्स्ट यूनिट के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अनवीकरणीय जिनको एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, और नवीकरणीय ऐसे होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद फिर से भी यूज में लाया जा सकता है। जैसे कि अनवीकरणीय में आपने कोयला, किसी अमाउंट को कोयले की यूज कर लिया, तो जो अमाउंट से आपने एनर्जी प्राप्त कर लिया, आप फिर से वही एनर्जी उसी अमाउंट से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय में आप सूर्य की ऊर्जा जो रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई है उससे आप फिर से ऊर्जा बना सकते हैं। इसी तरह बायोगैस, इसी तरह भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जिसको आप फिर से यूज कर सकते हैं, वो आपके नवीकरणीय होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत भी यही होते हैं जिनने जो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम तथा कोयला, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। और गैर परंपरागत में आपकी जैविक गैस, नाभिकीय गैस और ज्वारीय ऊर्जा शामिल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊर्जा संरक्षण के उपाय। फ्रेंड्स, ऊर्जा वाला क्वेश्चन इस बार मोस्ट प्रोबेबली आएगा क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम खनिज के बारे में पूछा गया था। तो ऊर्जा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं ये देख लेते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा के साधनों पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हमें जो है गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। इसके अलावा जो हमारा अपशिष्ट है उसको भी हमें ऊर्जा में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। जो घरेलू अपशिष्ट है उससे भी बायोगैस ऊर्जा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा को सर्वसुलभ बनाना, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और ऊर्जा के संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गुणात्मक समुन्नति होना। तो इस तरह से हम आप सब मिलकर ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सेकंड यूनिट ख़त्म होती है। मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट और सेकंड यूनिट डिस्कस कर ली है। इन्वायरमेंट में हमारी 5 यूनिट है, तो थर्ड यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह लगभग मैं सभी सब्जेक्ट के कंपलसरी जो भी शॉर्ट नोट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी एग्ज़ाम से पहले। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।